जीवन की अग्नि परीक्षा, शेखर की आंतरिक यात्रा का अगला अध्याय। मनुष्य अपने भीतर जितना जीता है, उतना ही वो बाहर फैलता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सुहानी और आप देख रहे हैं चैट विद बुक्स, एक ऐसा मंच जहाँ हम किताबों को सिर्फ पढ़ते नहीं, उन्हें महसूस करते हैं, जीते हैं। पिछले अध्याय में हमने शेखर के बचपन, उसके स्वभाव और उसके भीतर पलने वाली बेचैनी को करीब से देखा था। वह बेचैनी जो हर बार उसे सवाल पूछने पर मजबूर करती थी, सवाल दुनिया से भी और खुद से भी। समय की रफ्तार के साथ अब शेखर एक ऐसे मोड़ पर आ चुका है जहां उसका मासूम बचपन पीछे छूट चुका है, लेकिन मन के भीतर की जिज्ञासाएं और संदेह और गहरे हो गए हैं। गांव की संकरी गलियों, खेतों की हरियाली और उफनते हुए नदियों के किनारे खेलते हुए शेखर ने जो अनुभव संजोए थे, वे अब उसके भीतर विचारों के तूफान में बदल चुके हैं। अब वो सिर्फ देखता नहीं, महसूस करता है, सिर्फ सुनता नहीं, समझने की कोशिश करता है। लेकिन ये समझ उसे सुकून नहीं देती, बल्कि और बेचैन कर देती है। उसके आसपास का संसार बदल रहा है। परिवार की उम्मीदें, समाज की परंपराएं और शिक्षा का नया वातावरण, सब मिलकर एक अदृश्य दबाव का निर्माण कर रहे हैं। इस दबाव में शेखर का मन जैसे अपनी राह खोज रहा है। उसे लगता है कि वह दुनिया को उसी तरह स्वीकार नहीं कर सकता जैसा उसे दिया गया है। उसके भीतर एक अदम्य इच्छा है, हर चीज को अपने अनुभव से परखने की। इस पड़ाव पर शेखर का जीवन सिर्फ बाहरी परिस्थितियों से नहीं, बल्कि अंदरूनी संघर्षों से भी आकार लेने लगा है। उसकी दृष्टि में अब अपने माता-पिता, गुरुजनों और दोस्तों का स्थान भी नए अर्थ ले रहा है। बचपन का भोला विश्वास अब सवालों में बदल गया है, और यही सवाल उसकी यात्रा को एक नए मोड़ पर ले जाते हैं। पार्ट 2 की इस शुरुआत में हम देखेंगे कैसे शेखर का व्यक्तित्व एक नई दिशा में मुड़ता है, कैसे उसके विचारों का दायरा बढ़ता है, और कैसे वह अपने भीतर की उलझनों और दुनिया की सच्चाइयों के बीच संतुलन खोजने की कोशिश करता है। ये वह दौर है जहाँ जीवन उसे सिखाता है कि हर उत्तर के पीछे और भी गहरे प्रश्न छिपे होते हैं। नए अनुभवों की दहलीज। जीवन की पहली सीख है, जो दिखता है वह संपूर्ण नहीं होता। शेखर अब किशोरावस्था की ओर बढ़ रहा था। बचपन के खेल और मासूमियत की जगह अब सोच समझ, तर्क वितर्क और भीतर की बेचैन खोज ने ले ली थी। शहर के स्कूल में दाखिले के बाद उसका संसार अचानक बड़ा हो गया था। नए दोस्त, नए शिक्षक और नई नई बातें जो उसने पहले कभी नहीं सुनी थी। गांव का वह सीधा सादा वातावरण, जहां हर सवाल का जवाब या तो परंपरा देती थी या बुजुर्गों का अनुभव, अब बदल गया था। यहाँ शहर में सवालों के उत्तर किताबों में भी मिलते थे, बहस में भी, और कभी कभी बिल्कुल नहीं भी। ये उत्तर का अभाव शेखर के लिए नया और रोमांचक था। उसे लगता था जैसे हर चीज के पीछे एक रहस्य छिपा है। हालांकि इस बदलाव के साथ कई चुनौतियां भी आईं। स्कूल में उसके विचार और बोलने का अंदाज कई बार शिक्षकों को असहज कर देता। वह किसी भी बात को बिना समझे मानने को तैयार नहीं था। ये जिज्ञासा और विद्रोही स्वभाव धीरे धीरे उसे अलग थलग भी कर देता। दोस्त उसे समझने की कोशिश करते, पर हर कोई उसकी गहराई तक नहीं पहुंच पाता। शाम को हॉस्टल के छोटे से कमरे में बैठा शेखर अक्सर खिड़की से बाहर देखता रहता। चहल पहल से भरी सड़क, दूर जाती ट्रामें और भीड़ में गुम होते लोग। उसे लगता था कि हर चेहरा अपनी अपनी कहानी में उलझा हुआ है, और वह भी अपनी एक अनकही कहानी में। इस नए माहौल ने शेखर के भीतर एक और बदलाव लाना शुरू किया। उसका मन अब केवल बाहरी दुनिया में नहीं, अपने भीतर भी उतरने लगा था। उसे लगता था जैसे उसके भीतर एक और शेखर है, जो चुपचाप सब देख रहा है और सही समय पर बोल उठेगा। यही आत्मबोध उसकी आगे की यात्रा का सबसे बड़ा साथी बनने वाला था। विचारों का बवंडर। सवाल केवल जवाब पाने के लिए नहीं होते, वे हमें बदलने के लिए होते हैं। शहर के नए माहौल में रहते हुए शेखर के भीतर सवालों की संख्या बढ़ती जा रही थी। हर दिन कोई न कोई घटना, कोई नया विचार या किसी की कही हुई पंक्ति उसे भीतर तक झकझोर देती।
स्कूल की लाइब्रेरी में बैठकर वो सिर्फ पाठ्य पुस्तकें ही नहीं, बल्कि इतिहास, दर्शन और साहित्य की किताबें भी पढ़ने लगा। उसे लगता था कि हर किताब एक नया दरवाजा खोल रही है और हर दरवाजे के पीछे एक और लंबा रास्ता है। लेकिन इस जिज्ञासा का दूसरा पहलू भी था। शेखर का मन अब कभी भी पूरी तरह शांत नहीं रहता। वह दोस्तों के साथ हंसते हुए भी अचानक गहरी सोच में डूब जाता। शिक्षक उसकी लगन की सराहना करते, लेकिन कई बार उसके लगातार सवालों से परेशान भी हो जाते। एक दिन विज्ञान की कक्षा में जब शिक्षक ने किसी सिद्धांत को पूर्ण सत्य बताया, तो शेखर ने पूछा, सत्य क्या हमेशा पूर्ण होता है? क्या वो बदल नहीं सकता? ये सवाल सुनते ही कक्षा में सन्नाटा छा गया। शिक्षक ने उसे टोकते हुए कहा, कुछ बातें मान लेने में ही भलाई है, वरना तुम कभी सीख नहीं पाओगे। लेकिन शेखर के मन में उल्टा असर हुआ। उसे लगा कि सीखने का मतलब ही है हर बात को परखना, चाहे वह कितनी भी स्थापित क्यों न हो। हॉस्टल लौटकर उस रात शेखर देर तक छत पर टहलता रहा। हवा में शहर की हलचल थी, लेकिन उसके भीतर विचारों का तूफान। उसे लग रहा था कि वो धीरे धीरे किसी ऐसे रास्ते पर बढ़ रहा है जहाँ तय मंजिल नहीं है, लेकिन आगे बढ़ते रहना जरूरी है। इस बवंडर में उसने महसूस किया, जवाब ढूंढना उतना जरूरी नहीं जितना सही सवाल पूछते रहना। यही विचार आगे चलकर उसकी सोच और व्यक्तित्व की बुनियाद बनने वाला था। गांव की यादें और शहर की दूरी। जो पीछे छूट जाता है वो हमें अंदर ही अंदर आकार देता रहता है। शहर में रहते हुए भी शेखर का मन बार बार गांव की ओर खिंचता था। खेतों की हरियाली, मिट्टी की खुशबू, बरगद के नीचे होने वाली दोपहर की कहानियां, सब कुछ उसकी स्मृतियों में ताज़ा था। लेकिन जब वह इन यादों में खो जाता, तो उसे एहसास होता कि वह अब उन गलियों में लौटकर पहले जैसा महसूस नहीं कर पाएगा। गांव में उसके लिए दुनिया सीधी और साफ थी। कौन अपना है, कौन पराया, क्या सही है, क्या गलत, ये सब बातें वहां तय सी लगती थी। पर शहर में ये सब धुंधला हो गया था। यहाँ लोग मुस्कुराते भी थे और मन में कुछ और सोचते भी थे। दोस्ती में भी एक अनकहा हिसाब छिपा होता था। ये नया अनुभव उसे कई बार उलझन में डाल देता। एक छुट्टी में जब वो घर लौटा, तो उसने पाया कि गांव भी पहले जैसा नहीं रहा। खेतों में अब नए तरीके की खेती हो रही थी। कई पुराने चेहरे शहर जा चुके थे, और जो लोग बचे थे, उनकी बातचीत में भी बदलाव था। उसे लगा जैसे गांव और शहर दोनों ही बदल रहे हैं, और वो खुद भी इस बदलाव से अछूता नहीं है। शाम को नदी किनारे बैठा शेखर ने महसूस किया कि ये दूरी केवल जगहों की नहीं, समय की भी है। उसका बचपन अब केवल एक स्मृति है, जो उसे गर्माहट भी देता है और कभी कभी कसक भी। शायद यही वजह थी कि अब वो हर जगह अपने आप को थोड़ा अलग थलग महसूस करने लगा था। गांव की यादें उसके भीतर एक भावनात्मक धरोहर थी, लेकिन शहर का अनुभव उसके सोचने का दायरा लगातार बढ़ा रहा था। इसी खींचतान में उसकी आंतरिक यात्रा और गहरी होती जा रही थी। विद्रोह की पहली चिंगारी। जब भीतर की आवाज ऊंची हो जाए, तो बाहर की व्यवस्था छोटी लगने लगती है। गांव और शहर के बीच की खींचतान ने शेखर के भीतर एक नया रूप लेना शुरू किया। अब ये सिर्फ सवाल करने की आदत नहीं रही, बल्कि एक तरह का मौन विद्रोह बन गई थी। स्कूल में अनुशासन के नाम पर थोपे गए नियम उसे तर्कहीन लगते थे। क्यों सुबह की प्रार्थना में वही पंक्तियां दोहराई जाए, जिन्हें वह समझता ही नहीं? क्यों हर विषय में एक ही तरह से सोचना जरूरी हो? एक दिन इतिहास की कक्षा में शिक्षक ने ब्रिटिश शासन की सभ्यता पर बात करते हुए कहा कि हमने उनसे बहुत कुछ सीखा है। शेखर ने तुरंत बीच में टोका, क्या गुलामी भी सीखने का हिस्सा है? ये सवाल सुनते ही पूरी कक्षा में सरसराहट फैल गई। शिक्षक के चेहरे पर नाराजगी साफ थी, लेकिन शेखर की आंखों में कोई डर नहीं था। उस दिन शाम को प्रिंसिपल के दफ्तर में बुलाया गया। चेतावनी दी गई कि ऐसे सवाल स्कूल के अनुशासन के खिलाफ है। लेकिन ये डांट उसके भीतर डर नहीं, बल्कि और भी दृढ़ता भर गई। उसे लगा कि अगर सवाल पूछने पर सजा मिलती है, तो शायद यही सवाल सबसे जरूरी है। रात को हॉस्टल की खिड़की से बाहर देखते हुए उसने सोचा,
सच और सुविधा कभी साथ नहीं चल सकते। यही विचार उसके भीतर आग की तरह फैलता गया। ये पहली बार था जब शेखर ने महसूस किया कि उसका रास्ता आसान नहीं होगा, लेकिन उसे इस कठिनाई में ही एक अजीब सी संतुष्टि मिल रही थी, मानो यही संघर्ष उसकी पहचान गढ़ रहा हो। ठोस कदम की शुरुआत। सोच को शब्द देना आसान है, उसे कर्म में बदलना कठिन। विद्रोह की चिंगारी अब भीतर एक स्थायी आग बन चुकी थी। शेखर को लगा कि केवल सवाल पूछना काफी नहीं है, कुछ करना भी जरूरी है। वह अपने दोस्तों के साथ छोटी छोटी बैठकों में बात करने लगा। ये बैठकें अक्सर हॉस्टल के पीछे पुराने बरगद के नीचे होती, जहां कुछ विश्वसनीय साथी अपने अनुभव और असंतोष साझा करते। इन चर्चाओं में विषय सिर्फ स्कूल तक सीमित नहीं रहते, वे समाज, राजनीति और स्वतंत्रता की बातों तक फैल जाते। शेखर ने पहली बार स्वतंत्रता आंदोलन और असहयोग जैसे शब्दों को गहराई से समझना शुरू किया। उसने महसूस किया कि उसका व्यक्तिगत संघर्ष देश के संघर्ष से कहीं न कहीं जुड़ा हुआ है। एक दिन उसने तय किया कि स्कूल में होने वाली वार्षिक अंग्रेजी नाटक प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं लेगा, क्योंकि नाटक का विषय ब्रिटिश साम्राज्य की प्रशंसा करता था। जब शिक्षकों ने कारण पूछा, तो उसने साफ कहा, मैं उस चीज की महिमा नहीं गाऊंगा जो हमें गुलाम बनाए हुए है। ये पहली बार था जब उसने अपने विचारों को खुलेआम, बिना डर, कार्य में बदला। इस फैसले का असर तुरंत हुआ। कुछ सहपाठियों ने उसका समर्थन किया, तो कुछ ने दूरी बना ली। लेकिन शेखर को फर्क नहीं पड़ा। उसे पता था कि रास्ता कठिन है और शायद अकेले भी चलना पड़े। उस रात उसने अपनी डायरी में लिखा, अगर मैं चुप रहा तो मेरी आत्मा धीरे धीरे मर जाएगी। ये कदम छोटा था, लेकिन यही उसके जीवन में आने वाले बड़े परिवर्तनों की भूमिका बनने वाला था। टकराव और परिणाम। हर फैसला एक दरवाजा खोलता है, कुछ अवसर के, कुछ मुश्किल के। नाटक में भाग न लेने का शेखर का निर्णय अब स्कूल में चर्चा का मुख्य विषय बन चुका था। शिक्षकों को लगा कि ये अनुशासन भंग करने का मामला है, जबकि छात्रों में इसे साहस की मिसाल के रूप में देखा जाने लगा। अगले ही हफ्ते प्रिंसिपल ने शेखर को अपने दफ्तर बुलाया। कमरे में वातावरण भारी था। उन्होंने सख्त लहजे में कहा, शेखर, तुम समझते हो कि इस तरह के फैसले स्कूल की छवि पर क्या असर डालते हैं? शेखर ने शांत स्वर में उत्तर दिया, अगर छवि सच छुपाने से बनती है, तो मैं ऐसी छवि नहीं चाहता। ये जवाब सुनकर कमरे में सन्नाटा छा गया। प्रिंसिपल ने धमकी दी कि दोबारा ऐसा हुआ तो उसे स्कूल से निकाल भी दिया जा सकता है। पर भीतर से शेखर तैयार था। निकाल दिए जाने का डर उससे बड़ा था उसकी आत्मा को खो देने का डर। इसके बाद सहपाठियों का रवैया भी बदलने लगा। जो पहले तटस्थ थे, वे अब या तो खुले समर्थन में आ गए या दूरी बनाने लगे। हॉस्टल में उसके कमरे के बाहर धीरे धीरे एक नया समूह बनना शुरू हो गया। वे छात्र जो सवाल पूछने से डरते थे, लेकिन शेखर के साहस से प्रेरित महसूस करते थे। लेकिन इस खुले टकराव ने एक और असर डाला। शिक्षकों की नज़र अब उस पर और भी सख्ती से रहने लगी। छोटी सी गलती भी नोट की जाने लगी, मानो वे बस मौके की तलाश में हों। शेखर को अब एहसास हुआ कि सच के रास्ते पर चलना न केवल साहस मांगता है, बल्कि सहनशीलता भी। उस रात हॉस्टल की खिड़की से बाहर देखते हुए उसने सोचा, शायद ये सफर अब मेरी जिंदगी की दिशा तय करने वाला है। अकेलापन और आत्मसंवाद। कभी कभी सबसे गहरी लड़ाई बाहर नहीं, भीतर लड़ी जाती है। टकरावों के बाद शेखर का दिन तो गतिविधियों और चर्चाओं में कट जाता, लेकिन रातें उसके लिए सबसे कठिन होती। हॉस्टल के कमरे में जब बाकी सब सो जाते, वह अपनी चारपाई पर लेटे छत को घूरता और सोचता, क्या वह सही रास्ते पर है? चिट्ठियों के जरिए घर की खबरें आती, लेकिन वे अब पहले जैसी गर्माहट नहीं देती। पिता की चिट्ठियां औपचारिक होती, जिनमें पढ़ाई और अनुशासन पर जोर होता। माँ की चिट्ठियों में चिंता झलकती, अपना ध्यान रखना, ज्यादा उलझनों में मत पड़ना। उसे लगता, घर वाले उसकी सोच को समझने से ज्यादा उससे डर रहे हैं। एक शाम वो अकेला स्कूल की लाइब्रेरी के कोने में बैठा था।
वहां उसे एक पुरानी किताब मिली जिसमें किसी अज्ञात लेखक ने गुलामी और आज़ादी पर गहन विचार लिखे थे। हर पंक्ति उसके भीतर उतरती गई, मानो यह किताब उसी के लिए लिखी गई हो। उसने महसूस किया कि जो सवाल वह पूछ रहा है वे सिर्फ उसके नहीं हैं, वे सदियों से कई लोगों के भीतर जलते रहे हैं। धीरे धीरे उसने अपने अंदर एक नई आदत विकसित कर ली, अपने मन के सवाल और भावनाएं डायरी में दर्ज करना। ये पन्ने उसके लिए किसी मित्र की तरह थे, जो सुनता भी था और कभी निर्णय भी नहीं करता था। पर अकेलापन फिर भी बना रहता। वह देखता कि बाकी छात्र अपने अपने समूह में हंसते खेलते हैं और वह खुद उनके बीच होते हुए भी उनसे अलग थलग है। उसे महसूस होने लगा कि यह यात्रा शायद उसे दूसरों से दूर ले जाएगी, लेकिन खुद के और करीब। उस रात उसने लिखा, भीड़ में रहकर भी अकेला हूँ और शायद यही मेरा सच्चा साथी है, मेरा अकेलापन। भीतर की आग का विस्फोट। जब भीतर की चुप्पी बहुत गहरी हो जाती है तो वह एक दिन शब्दों में नहीं, कर्म में फूट पड़ती है। अकेलेपन और आत्मसंवाद के दिनों में शेखर की सोच और धारदार हो चुकी थी। अब वह केवल विचारों तक सीमित नहीं रहना चाहता था, वह बदलाव को महसूस करना और करवाना चाहता था। स्कूल में ब्रिटिश इतिहास पर एक विशेष व्याख्यान रखा गया था, जिसमें वक्ता साम्राज्य की सभ्यता और प्रगति की बातें कर रहा था। छात्रों को सुनने के लिए मजबूर किया गया, लेकिन शेखर के भीतर उबलता असंतोष अब दबा नहीं। अचानक उसने बीच में खड़े होकर कहा, सभ्यता वो होती है जो इंसान को इंसान बनाए, गुलाम नहीं। कमरे में सन्नाटा छा गया। वक्ता ने पहले उसे अनसुना करने की कोशिश की, लेकिन शेखर के शब्द बाकी छात्रों में भी गूंज चुके थे। कुछ ने सिर हिलाकर सहमति जताई और कुछ के चेहरे पर डर साफ था। ये घटना तुरंत शिक्षकों और प्रिंसिपल के कानों तक पहुंची। उसी शाम उसे फिर दफ्तर में बुलाया गया। प्रिंसिपल का चेहरा लाल था, गुस्से और असहायता का मिश्रण। उन्होंने कड़े शब्दों में कहा, तुम्हें लगता है कि तुम ही सच जानते हो? शेखर ने जवाब दिया, नहीं, लेकिन मैं झूठ को सच मानने का नाटक नहीं कर सकता। इस टकराव के बाद स्कूल प्रशासन ने उसे चेतावनी पत्र थमा दिया। ये साफ था कि अगली गलती पर उसे बाहर कर दिया जाएगा। लेकिन शेखर को डरने के बजाय एक अजीब सी राहत महसूस हुई, जैसे उसने अपने भीतर की आग को आखिरकार बाहर आने दिया हो। उस रात अपनी डायरी में उसने लिखा, मैं अब और चुप नहीं रह सकता। जो होना है, होगा। मोड़ की दहरी पर कुछ रास्ते तय नहीं किए जाते, वे बस सामने आ खड़े होते हैं। चेतावनी पत्र के बाद से शेखर पर एक अदृश्य दबाव छा गया था। हर कक्षा, हर गतिविधि, हर निगाह में उसे एक छुपी निगरानी महसूस होती। लेकिन इस दबाव ने उसके भीतर उल्टा असर किया। वह और सजग और तीखा हो गया। एक दिन हॉस्टल में चुपके से क्रांतिकारी पत्रिकाएं बांटी जा रही थी। शेखर को पता चला तो वह उन्हें पढ़ने बैठ गया। पन्नों पर लिखे शब्द, स्वराज, आज़ादी, आत्मनिर्भरता, उसके दिल की धड़कनों से मिल गए। उसने सोचा, शायद मेरा असली रास्ता कक्षा की चारदीवारी से बाहर है। इसी दौरान उसके एक पुराने मित्र ने बताया कि शहर में कुछ युवा गुप्त बैठकों में शामिल हो रहे हैं, जहां देश की आज़ादी पर गंभीर चर्चा होती है। शेखर का मन तुरंत उधर खिंच गया। रात में हॉस्टल की खिड़की से बाहर झांकते हुए उसने देखा, आसमान में आधा चांद था, बाकी हिस्सा अंधेरे में। उसे लगा, उसकी जिंदगी भी फिलहाल आधी पूरी है, बाकी हिस्सा किसी बड़े काम से भरना बाकी है। इस मोड़ पर वो जानता था कि आगे बढ़ना मतलब खतरा मोल लेना है। स्कूल से निकाल दिए जाने का, घर से अलग होने का और शायद पुलिस की नज़र में आने का भी। लेकिन भीतर की आवाज़ साफ थी, अगर अभी नहीं तो कभी नहीं। उस रात उसने तय कर लिया, अगले हफ्ते वह उस गुप्त बैठक में जाएगा। यह फैसला उसके जीवन को हमेशा के लिए बदलने वाला था। अंधेरे में रोशनी की तलाश। जब इंसान अपनी राह चुन लेता है तो डर भी उसका पीछा छोड़ देता है। गुप्त बैठक की रात शेखर का दिल तेज धड़क रहा था। हॉस्टल के बाकी लड़के सो चुके थे
और वह धीरे धीरे अपने कमरे से निकलकर पिछली गली से बाहर आ गया। सर्द हवा में उसकी सांसें साफ दिख रही थी, जैसे हर सांस उसकी बेचैनी को बयां कर रही हो। शहर के एक पुराने, सुनसान गोदाम में बैठक होनी थी। वहां पहुंचने पर उसने देखा, कमरे के बीच में एक पुराना लकड़ी का टेबल था, जिसके चारों ओर कुछ युवा बैठे थे। टेबल पर एक लाल कपड़ा बिछा था और बीच में जलती हुई एक मोमबत्ती अंधेरे को हल्की रोशनी दे रही थी। वहां मौजूद हर चेहरा दृढ़ था, मानो सबने अपने भीतर से डर को निकाल फेंका हो। बैठक की शुरुआत एक बुजुर्ग क्रांतिकारी ने की, जिन्होंने धीमी आवाज में कहा, हम जो भी करेंगे वो सिर्फ आजादी के लिए होगा, लेकिन याद रहे ये रास्ता आसान नहीं है। शेखर ध्यान से सुनता रहा, हर शब्द उसके भीतर उतरता गया। किसी ने नक्शे पर पुलिस की गतिविधियों के बारे में बताया, कोई अखबार में छपने वाले गुप्त लेखों की योजना बना रहा था। शेखर ने पहली बार महसूस किया कि वो अकेला नहीं है। उसके जैसे सोचने और जीने वाले लोग हैं, जो एक ही सपने के लिए जी रहे हैं। बैठक के अंत में सभी ने एक दूसरे की आंखों में देखकर सिर हिलाया। ये उनका मौन वचन था। घर लौटते समय शेखर के भीतर का अकेलापन जैसे टूट चुका था। अब वह जानता था कि उसकी जिंदगी का मकसद क्या है। उसने डायरी में लिखा, आज मैंने अपने डर को पीछे छोड़ दिया, अब मैं सिर्फ आगे बढ़ूंगा। नई यात्रा की दहलीज पर। कुछ फैसले हमारे लिए नहीं, बल्कि उस आने वाले कल के लिए होते हैं, जिसे हम देख भी नहीं पाते। शेखर अब वही लड़का नहीं रहा था, जो कभी सवाल पूछने से डरता था या अपनी सोच को सिर्फ डायरी के पन्नों में कैद रखता था। गुप्त बैठक की उस रात उसने एक ऐसा रास्ता चुन लिया था, जो सीधे आराम और सुरक्षित जिंदगी से दूर जाता था। एक ऐसा रास्ता जो संघर्ष, खतरे और बलिदान से भरा हुआ था, लेकिन जिसकी मंजिल में एक सपना था, आजाद भारत का सपना। वह जानता था कि अब उसकी जिंदगी की रफ्तार बदलेगी। स्कूल के पाठों से ज्यादा अब वह सीखने वाला था असली जिंदगी के पाठ, साहस, नेतृत्व और विश्वास के। हर दिन उसके सामने नई चुनौतियां होंगी, कभी ब्रिटिश अधिकारियों की नजरें, कभी अपनों का अविश्वास और कभी अपने ही भीतर उठते सवाल। लेकिन इस बार शेखर के पास एक जवाब था, मैं अकेला नहीं हूँ। उसने महसूस किया कि बदलाव लाने के लिए एक व्यक्ति ही काफी है, बशर्ते वह अपनी आस्था में अडिग हो। उसकी कलम और उसका साहस अब उसके हथियार थे, और उसका सपना उसकी सबसे बड़ी ताकत। उस रात आसमान में चमकते तारों को देखते हुए उसने खुद से वादा किया, मैं डर के आगे झुकूंगा नहीं, और इस रास्ते को अंत तक जाऊंगा, चाहे नतीजा कुछ भी हो। यहाँ से शेखर की असली कहानी शुरू होती है, जहाँ एक साधारण छात्र हालात के थपेड़ों से गुजरकर एक विचारशील और दृढ़ निश्चयी इंसान में बदल जाता है। उसका सफर अब सिर्फ उसका नहीं रहा, बल्कि उन सभी का था जो अपने दिल में बदलाव का सपना रखते थे। अब आपकी बारी। अगर शेखर की ये यात्रा आपको भी छू गई है, अगर उसकी सोच और साहस ने आपके दिल में भी कोई चिंगारी जगाई है, तो इस कहानी को आगे बढ़ने दें। इस वीडियो को लाइक करें ताकि हमें पता चले कि आप इस सफर में साथ हैं। कमेंट में लिखें, आपके हिसाब से शेखर का अगला कदम क्या होना चाहिए? और सबसे जरूरी, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको अगला भाग सबसे पहले मिले। आपका एक क्लिक इस कहानी को और लोगों तक पहुंचा सकता है, और शायद किसी और के भीतर भी वो चिंगारी जगा दे जो शेखर के भीतर जल रही है। तो मिलते हैं शेखर, एक जीवनी पार्ट 3 इंच में, जहां शेखर का सफर और भी खतरनाक और भी रोमांचक मोड़ लेगा, क्योंकि असली कहानी अभी बाकी है। धन्यवाद दोस्तों, आप सुन रहे थे चैट विद बुक्स मेरे यानी सुहानी के साथ। शब्द खत्म हो सकते हैं, लेकिन यात्रा जारी रहेगी।